हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम भौतिक विज्ञान में नेट सेट जेम जैसे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। डेली इस सीरीज में हम डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सीजन। आज हम भौतिकी विज्ञान के अंडर में मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक्स जो हमारे क्वेश्चंस के सॉल्विंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी उस पर पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला पहला थिंग है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप एक्स प्लस एक्स टू जे कैप प्लस एक्स थ्री के कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड दिया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर। और जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ऐसे ही हमारा जो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी वन सी टू। हमारा जो आई कैप वाला टर्म है वह आई कैप वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाला टर्म जे कैप वाले टर्म के साथ, के कैप वाला टर्म के कैप वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। और हमारा अगर इनके बीच में एंगल थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इसी प्रकार हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा जाता है। इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें आई कैप जे कैप फर्स्ट रो में लिखा जाता है और जो ए के कंपोनेंट उसको सेकंड रो में और बी के कंपोनेंट को थर्ड रो में लिखा जाता है। और ये अगर इनके बीच एंगल थीटा हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, where n cap represents the unit vector. Cross product of two vector is a vector quantity, so there is a unit vector n cap. हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा डेल वेक्टर। डेल वेक्टर डेल ऑपरेटर यह एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जो कि लिखा जाता है डो डिवाइडेड बाई डो एक्स आई के प्लस डो डिवाइडेड बाई डो वाई जे के प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड के। और हमारा जो ग्रेडियंट होता है, हम ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेडियंट लेने पर स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर फाई ले अगर एक स्केलर फील्ड है तो उसका ग्रेडियंट को ऐसा लिखा जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डो फाई डिवाइडेड बाई डो एक्स आई कैप डो फाई डिवाइडेड बाई डो वाई जे के प्लस डो फाई डिवाइडेड बाई डो जेड के। इस प्रकार से हम डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का लेते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड वेक्टर ए है तो इसका डाइवर्जेंस को हम कैसे लिखते हैं, डो डिवाइडेड बाई डो एक्स ए वन डो डिवाइडेड बाई डो वाई बी वन प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड सी वन, वेयर ए वन बी वन और सी वन क्या है हमारे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं एक्स आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन में। और हमारा जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड हम लिखते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं और इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में हमारा आई कैप जे कैप के कैप होता है, सेकंड रो में डेल ऑपरेटर का कंपोनेंट होता है और थर्ड रो में वेक्टर ए का कंपोनेंट होता है। हमारा जो ग्रेडियंट है वह रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम चेंज, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज, किसी फील्ड के मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्रेडियंट। और हमारा जो डाइवर्जेंस है वह रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फील्ड कैसे डाइवर्ज कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है हमारा डाइवर्जेंस। और हमारा जो कर्ल है वह किसी फील्ड के रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारा पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड। अगर कोई फ्लक्स जो है किसी फील्ड से किसी पॉइंट एरिया के अबाउट डाइवर्ज कर रहा है, एरिया के अबाउट डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी फील्ड के डाइवर्जेंस के लिए हम वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड। तो हम उसके लिए क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंस हम लेते हैं वेक्टर फील्ड का, तो हमारा हो जाएगा यह डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के जो डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है उसे उसके लिए हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड लेते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर ए हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर फील्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज कॉल्ड। अगर कोई वेक्टर फील्ड है
लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास अगर वेक्टर फील्ड ए है जो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे हम किसी स्केलर फील्ड का, तो इस प्रकार के फील्ड को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इस प्रकार के फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और इसमें एक और कंडीशन होता है, अगर यह फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसके लिए क्या होगा, हमारा कर्ल, अगर यह एक वेक्टर ए हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो अगर हम इस वेक्टर फील्ड का कर्ल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वेक्टर फील्ड का जो कर्ल होगा वह जीरो होगा। अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कंजर्वेटिव फील्ड कह देते हैं। और अगर इसी कंजर्वेटिव फील्ड में जो फील्ड होता है वह नेगेटिव ग्रेडियंट होता है स्केलर फील्ड का, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर ए इज सोलेनॉइडल इफ इट्स, आप सभी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वह जीरो होता है, क्योंकि इसमें जो फील्ड लाइंस होती हैं वह एक पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे पॉइंट पर एंड हो जाती हैं, वह किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ज नहीं करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वह सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस फील्ड को हम क्या कह देते हैं, सोलेनॉइडल फील्ड कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है सोलेनॉइडल फील्ड के लिए, अगर कोई फील्ड सोलेनॉइडल है तो उसका क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट जो है जीरो के बराबर होना चाहिए। तो वो किस फील्ड को हम सोलेनॉइडल फील्ड कहेंगे, जिसके लिए हमारा डाइवर्जेंस उस फील्ड का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन ए है डाइवर्जेंस इज जीरो, ग्रेडियंट इज जीरो, डाइवर्जेंस इज नॉन जीरो, ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंस इज जीरो। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कांस्टेंट p फॉर विच वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c वेयर। अब हमें यहाँ पर पूछा है कांस्टेंट p का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हमारा वेक्टर a और वेक्टर b जो है वेक्टर c के बराबर होंगे, और वेक्टर a और वेक्टर b और c का जो वैल्यू है वह यहाँ पर दे रखा है। तो हम सबसे पहले वेक्टर a और वेक्टर b का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। हम सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर दे रखा है वेक्टर a और वेक्टर b वेक्टर c दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसे वेक्टर c के इज इक्वल टू रखेंगे। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप होता है, सेकेंड रो में वेक्टर a के कंपोनेंट्स होते हैं और थर्ड रो में वेक्टर b के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे वेक्टर a के कंपोनेंट्स में जे कैप जी मिसिंग है तो उसकी जगह जीरो, और बी के कंपोनेंट्स को हमने लिख दिया 1p-1, और इसे सॉल्व करने पर मैट्रिक्स सॉल्व करना आप सभी को आता ही होगा, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो से 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा तो जीरो, और -2p आई कैप माइनस जे कैप लेंगे, उसके बाद में -1 और 2 1 2 -2 और के कैप, और वेक्टर सी हमारे पास पहले से है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, -2p आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस p के कैप इज इक्वल टू -2 आई कैप 3 जे कैप के कैप। और दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जो p है यहाँ पर है और यहाँ पर p का वैल्यू 1 रहा है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p का वैल्यू 1 है, तो इसे हमें क्या मिलता है, जो p का वैल्यू हमें 1 मिलता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैल्यू में 1 मिलेगी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस √5 के कैप सबटेंडेड एंड एंगल 60 विथ वेक्टर विथ 4 आई कैप -5 जे कैप प्लस √5 के कैप। हाँ, हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं इसे वेक्टर बी मान लेते हैं, और हमें वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है और इनके बीच एंगल थीटा दे रखा है। तो सॉल्व हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। थीटा की जगह में 60 हमने पुट कर दिया, और यहाँ से हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलता है,
आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे के साथ, के कंपोनेंट के साथ, तो हमें मिलेगा 4a माइनस 5 प्लस 5। और इस साइड में इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हमने पहले स्लाइड में देख लिए हम। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट आई के 1 का कंपोनेंट के स्क्वायर, आई 2 के कंपोनेंट के स्क्वायर, आई 3 के जे जे कैप के कंपोनेंट के स्क्वायर, के कैप के कंपोनेंट के स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर अंडर द रूट 5 के स्क्वायर। इसी प्रकार से मॉड बी का कंपोनेंट मिल जाएगा 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 5 के स्क्वायर और कॉस 60 का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/2 और इसे सॉल्व करने पर मिला अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू अंडर द रूट 46। अब हम हमारे पास जो 2 था इसे हमने पक्षांतर कर दिया, मिल गया हमें 8a। अब जो हमारा स्क्वायर है इस साइड में, उस साइड का स्क्वायर को इस साइड में, इस अंडर द रूट को इस साइड में स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। स्क्वायर लेने पर हमें मिल गया 64a स्क्वायर और इस साइड सॉल्व करने पर हमें मिला 46a स्क्वायर प्लस 276। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ए का वैल्यू मिलेगा अंडर द रूट 276 डिवाइडेड बाई 18 और इसे और डिवाइड करने पर 6 से डिवाइड करने पर ये मिल जाएगा अंडर द रूट 46 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा अंडर द रूट 46 डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज इर्ग आर रिप्रेजेंटेड बाई। अब हमें एक पैरेललोपाइप्ड है हमारे पास, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जिसके इर्ग हमें दे रखे हैं। तो इसके इर्ग हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसके 3 इर्ग दे रखे हैं हमें। तो इसके लिए हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इनका डायरेक्टली वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करके इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर के फॉर्मेट में, और इस डॉट प्रोडक्ट को क्या ऐसे लिखते हैं हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम A1 जो हमारा फर्स्ट रो है वह A1 वेक्टर ए का कंपोनेंट है, सेकेंड रो हमारा बी का कंपोनेंट है, थर्ड रो सी का कंपोनेंट है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली और इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा -7 मिलेगा, लेकिन ये मॉड के फॉर्मेट में है तो हमें हमारा जो वॉल्यूम है वो माइनस में तो होगा नहीं, तो ये हमें मिल जाएगा 7। इसको सॉल्व करने पर हमें 7 मिलेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज गिवन बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वन ऑफ द अदर 2 साइड्स बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके 2 वेक्टर्स तो हमें दे रखे हैं, दो बेस, एक बेस दे रखा है, एक और साइड हमें दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें ये थर्ड साइड फाइंड करना है। तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है मान के चलो, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वेक्टर ए से वेक्टर बी में एक डालते हैं, एक थर्ड वेक्टर कंसीडर करते हैं और इसमें डायरेक्शन कंसीडर कर देते हैं। जो ये वेक्टर क्या लिखा जाता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम जानते हैं कि हमारा जो थर्ड साइड है वह क्या रिप्रेजेंट देता है हमें, थर्ड साइड हमें वेक्टर बी इसका फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन देता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, हमें वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो वेक्टर सी को मान लेते हैं और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी में से वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वेक्टर सी थर्ड साइड हमें मिल जाएगा। हमें थर्ड साइड मिलता है माइनस आई के प्लस जे के प्लस 2 के। तो हमारा ऑप्शन हो जाए इसमें ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें माइनस आई के प्लस जे के प्लस 2 के है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज गिवन बाई वेक्टर ए 5i के माइनस 3j के प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस जे के माइनस के इज। अब हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके लिए
दो वेक्टर्स हमें उसका बेस और हाइट दे रखा है। अगर दो वेक्टर दिया है तो पहला बेस है, दूसरा हाइट है, और दोनों को इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं। तो हमारे एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। हमारे पास एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालेंगे मैट्रिक्स मेथड से। फर्स्ट हो जाएगा हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसके ए के कंपोनेंट 5 - 3 4, और फिर बी के कंपोनेंट आई कैप यहाँ पर मिसिंग है तो वहाँ पर 0, जे कैप 1 और के कैप -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मॉड है तो हमारा मॉड है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और उनका स्क्वायर कर देते हैं, उन कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा √-1 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें 1 + 25 + 25। इसे सिंपली सॉल्व करने पर मिलेगा हमें √51/2। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √51/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए टू आई कैप -3j कैप प्लस 6k कैप ऑन वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के साइड में प्रोजेक्शन निकालना है। तो मान लेते हैं हमारा वेक्टर बी एक ऐसा एक वेक्टर है और इससे थीटा एंगल पर हमारा वेक्टर ए है। तो हमें इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, उसमें कॉस थीटा वाला टर्म आता है और उसे पक्षांतर कर देंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो हमें वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यहाँ से सिंपली हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम नीचे पक्षांतर कर देते हैं। तो ए डॉट बी लेंगे हम, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा 2 और -3 2 6 और प्लस में 6 2 12। तो हमें मिलेगा 2 - 6 + 12। और हमारा जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें √9 और √9 को लिख सकते हैं 3। तो अब हमें इसमें मिल जाएगा 8/3 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ए फील्ड इज इरोटेशनल इफ, अगर कोई फील्ड है, मान लेते हैं एक वेक्टर फील्ड है, यह इरोटेशनल होगा अगर हम देखो रोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ल हमारा रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी फील्ड का कर्ल जो है 0 है, कर्ल अगर किसी फील्ड का कर्ल 0 है, कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 0, देन यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह इरोटेशनल फील्ड होगा। अगर कर्ल का किसी कोई वैल्यू होगा तो यह रोटेशन रिप्रेजेंट करता, लेकिन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू 0 तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह इरोटेशनल फील्ड कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, तो यह क्या कहलाएगा, इरोटेशनल फील्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस z इज इक्वल टू x² प्लस y² एट द पॉइंट 1 2 5। अब हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि एक सरफेस दे रखा है, z इज इक्वल टू x² y² z² एक सरफेस दे रखा है। इसके परपेंडिकुलर में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर में हम वेक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमें इस फील्ड के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर देता है वह हमें ग्रेडियंट हमारा किसी फील्ड के परपेंडिकुलर में हमें एक वेक्टर देता है। एक यहाँ पर ये एक स्केलर फंक्शन है और स्केलर फील्ड का हम अगर ग्रेडियंट लेते हैं तो वह उस फील्ड के परपेंडिकुलर हमें मैक्सिमम चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, z इज इक्वल टू दे रखा है x² प्लस y²।
तो इसे हम और लिख सकते हैं फाई लेट कंसीडर कर लेते हैं फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। हमारा एक ये स्केलर फील्ड हो गया। स्केलर फील्ड का हम ग्रेडियंट लेंगे तो वह क्या रिप्रेजेंट करता है, वह परपेंडिकुलर होता है एक लेवल सरफेस। मान लेते हैं ये सरफेस एक लेवल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर हमें इसका ग्रेडियंट लेने पर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट ले लिए हम स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डो डिवाइडेड बाई डो एक्स पूरा फाई प्लस डो डिवाइडेड बाई डो आई के प्लस डो डिवाइडेड बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड जे के प्लस डो डिवाइडेड बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड के। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर एक्स का फंक्शन सिर्फ 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x आई कैप मिल जाएगा, यहाँ पर वाई सिमिलरली 2y जे कैप और यहाँ पर माइनस के कैप मिलेगा। अब इस हमें वेक्टर फील्ड मिल गया जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है वेक्टर। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ताकि हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकें। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिमिलर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है, हमें पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, हमें पॉइंट गिवन है यहाँ पर देखिए हमें पॉइंट गिवन है 1 to 5। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए हम एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर जेड कंपोनेंट है नहीं तो वाई एक्स और वाई का ही वैल्यू रखते हैं। 1 और 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 2 2 जब 4 4 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 16 और 1 और ये टोटल हो जाएगा अंडर द रूट 21। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर तो हमें मिल गया है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और हमारा मैग्नीट्यूड भी मिल गया अंडर द रूट 21। इसे जस्ट पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 21 2x आई कैप 2y जे कैप माइनस के कैप। यही हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी सही होगा जिसमें 2x 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 21 है। इस आंसर में हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2x का वैल्यू 1 है तो ये मिलेगा 2 आई कैप और y का वैल्यू 2 है तो ये मिल जाएगा प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिएगा, x और y का वैल्यू हम जस्ट पुट करना भूल गए हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप। तो इससे हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सही हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, if a field vector f is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap then its divergence is। अब हमारे पास एक फील्ड दे रखा है, ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसके लिए हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम करते हैं डाइवर्जेंस लेते हैं तो इसका एक्स आई का कंपोनेंट का डो डेल्टा के आई कैप कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। यहाँ पर हो जाएगा डो डिवाइडेड बाई डो एक्स एक्स प्लस डो डिवाइडेड बाई डो वाई वाई प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड जेड। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इसमें हर में 1 1 मिल जाएगा तो इससे हमें मिल जाएगा 3 आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ फाई इज इक्वल टू वाई जेड देन इट्स ग्रेडियंट इज। अब हमारे पास एक स्केलर फील्ड दे रखा है फाई जो कि वाई जेड डिफाइंड है, तो इसका ग्रेडियंट लेना है। तो ग्रेडियंट लेने के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट हम लेंगे तो इसमें ग्रेडियंट हमारे पास फाई दे रखा है, इसका ग्रेडियंट लेंगे तो डेल ऑपरेटर के साथ इसको ऑपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल डो डिवाइडेड बाई डो एक्स वाई जेड आई कैप डायरेक्शन में प्लस डो डिवाइडेड बाई डो वाई वाई जेड जे कैप डायरेक्शन में प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड वाई जेड के कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक्स के कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ एक्स कंपोनेंट आई कैप कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा वाई का वाई के साथ होगा तो जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर एक ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा जेड जे कैप प्लस वाई के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एक्सप्रेस्ड। अब किसी पॉइंट चार्ज क्यू के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस किया जाता है क्यू आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देन द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज। अब किसी पॉइंट चार्ज के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी पॉइंट चार्ज के है की वजह से है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ वैल्यू देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इक्वल टू क्यू आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, हम वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर को इसे लिख सकते हैं आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर, इसको जस्ट पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा E इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वह तो कांस्टेंट है, तो इसका अगर हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब इस कांस्टेंट मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो हमारा वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब का हमें क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। वेक्टर आर हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जहाँ जिसे लिखा जाता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब इसका हम डाइवर्जेंस लेंगे, तो अभी हमने इस फील्ड इसका डाइवर्जेंस जस्ट निकाला है। कैसे डाइवर्जेंस लेते हैं, डो डिवाइडेड बाई डो एक्स एक्स प्लस डो डिवाइडेड बाई डो वाई वाई प्लस डो डिवाइडेड बाई डो जेड जेड। तो इससे हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी इंटू 3 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में इसमें 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होना चाहिए। तो इसमें आर क्यूब करने के बाद में ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द कांस्टेंट ए सो दैट 2x प्लस 2y जे आई के प्लस 2y माइनस जेड जे के प्लस 2x प्लस ए जेड के इज सोलेनॉइडल गिवन एस। हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिए हैं कि सोलेनॉइडल फील्ड के लिए क्या होता है, हमारा जो डाइवर्जेंस होता है उस फील्ड का वह जीरो के इक्वल होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली इसका डाइवर्जेंस लेते हैं और उसे जीरो के इक्वल टू पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, क्या मिलता है हमें। फॉर सोलेनॉइडल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास वेक्टर एफ दे रखा है, इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो सिंपली आई कैप कंपोनेंट का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, और इसको हमने जीरो के इक्वल टू पुट कर दिया। यहाँ पर फॉलो करने पर क्या मिलेगा, एक्स का करेंगे तो एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, वाई के रिफरेंस में करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ए मिलेगा, और यह जीरो के इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें सिंपली -3 मिल जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, द डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज। अब हमें जो ग्रेडियंट फाई है, किसी भी स्केलर फील्ड का जो फाई ग्रेडियंट लेते हैं वह क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमारे पास एक लेवल सरफेस है, हमारे पास जो लेवल सरफेस होता है उसके नॉर्मल होता है, उसके मतलब उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा जो ग्रेडियंट फाई है जो लेवल सरफेस में के परपेंडिकुलर जो मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन देता है, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर देन कर्ल ऑफ वेक्टर आर इज। अब हमारे पास वेक्टर आर दे रखा है, वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, इसका कर्ल लेना है। तो इसका कर्ल हमारा क्या होगा, हमारे पास वेक्टर दे रखा है, इसका कर्ल क्रॉस वेक्टर आर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड से यूज करते हैं। इसमें पुट कर देंगे आई कैप जे कैप के कैप, डो डिवाइडेड बाई डो एक्स, डो डिवाइडेड बाई डो वाई, डो डिवाइडेड बाई डो जेड, और एक्स वाई जेड। तो इसे सॉल्व करने पर हमें इसके साथ इसके साथ तो हमें मिलेगा आई कैप डो डिवाइडेड बाई डो एक्स जेड माइनस डो डिवाइडेड बाई डो जेड वाई। इसी प्रकार से जे कैप के कब भी, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जेड है और जिसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वाई है जेड के रिस्पेक्ट में, सभी में वैसी है। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, टोटली जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या मिलेगा, हमें कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ वेक्टर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सच दैट। हमें एक वेक्टर फील्ड दिया है, एक वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, और यह इरोटेशनल है, तो उसके लिए हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। और हम जानते हैं इरोटेशनल फील्ड के लिए क्या होता है, कर्ल ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपली इसे कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए और ए बी सी का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। फॉर इरोटेशनल फील्ड कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू जीरो, कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू जीरो।
हमारे पास फील्ड दे रखा है, इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू पहले आई कैप जे कैप कंपोनेंट फर्स्ट रो में, सेकंड रो में डेल्टा के कंपोनेंट, थर्ड रो में वेक्टर के कंपोनेंट्स रख दिए हमने। उसके बाद में इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे एंड डो डिवाइडेड बाय डो वाई और मतलब इस फील्ड इतना का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सिंपली b मिलेगा, माइनस में इतना का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस और -2 मिलेगा। तो यही आई कैप के साथ इतना मिल जाएगा। जे कैप के लिए क्या करेंगे, हम जे कैप के लिए यहाँ पर सिंपली जे कैप के लिए इस माइनस जे कैप इसका इतना का x के रेस्पेक्ट में मिलेंगे तो 1 मिल गया, और फिर माइनस करके इतना का z के रेस्पेक्ट में मिलेंगे तो हमें मिलेगा -a। उसी प्रकार के कैप के लिए क्या करेंगे, इतना का हम x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पर c मिल गया, और माइनस करके इतना का y के रेस्पेक्ट में मिलेंगे तो हमें मिलेगा माइनस और -4। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस के प्लस तो मिल जाएगा 2 - b आई कैप प्लस a - 1 जे कैप प्लस 4 प्लस c के कैप, और हमारा जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। इनसे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 2 -4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, a 1 2 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ अ लेमडा सच दैट वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप के वेक्टर b इज इक्वल टू 2 आई कैप -4 के कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3 के कैप आर कोप्लेनर। याद रखिएगा किसी 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए क्या, कोप्लेनर होना का मतलब क्या है कि वे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। तो एक ही प्लेन में अगर हैं तो उसका क्या होगा, प्लेन में है तो उसके लिए वॉल्यूम 0 होगा। तो हम वॉल्यूम फाइंड करके अगर वॉल्यूम उसका 0 आता है तो उसे कोप्लेनर कर सकते हैं। तो हाँ, 3 वेक्टर का वॉल्यूम 0 होगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकर देखते हैं और उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं, उसके बाद हमें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। फॉर अ कोप्लेनर ऑफ 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसा लिखा जाता है, a1 b1 c1। फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर ए के कंपोनेंट होते हैं, सेकेंड रो वेक्टर बी के, और थर्ड रो वेक्टर सी के कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे रखा है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 4 लेमडा -6 + 4 + 2y इज इक्वल 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6 लेमडा इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 6/10, तो लेमडा इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ f इज इक्वल टू ax + 3y + 4z आई कैप प्लस x - 2y + 3z जे कैप प्लस 3x + 2y - z के कैप इज सोलेनॉइडल, देन वेक्टर a इज इक्वल टू। अब हमारे पास सोलेनॉइडल फील्ड फिर से आ गया। सोलेनॉइडल के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इसे सिंपली इस फील्ड को डाइवर्जेंस लीजिए और लेकर के इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। सोलेनॉइडल फील्ड के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू 0। हमारे पास वेक्टर दे रखा है, इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, इतना को x के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, इतना को y के और इतना को z के। तो यहाँ से हमें मिलेगा x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा a, इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2, और इसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, और इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।